अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी सुहेल सुमरो। आज हमारा ज्योग्राफी का फाइनल लेक्चर है। आ, वैसे तो आपका सिलेबस पूरा कवर हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, और कुछ सेशन के हवाले से भी कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी मुझे। तो इसीलिए आज का ये लास्ट लेक्चर है हमारा ज्योग्राफी का। इंशाल्लाह कल से इंग्लिश सब्जेक्ट शुरू होगा हमारा। अब देखें, हमारे दो सब्जेक्ट्स क्लियर हो चुके हैं, एक इस्लामियात है, एक ज्योग्राफी। दोनों ही हमारे जो सब्जेक्ट हैं ये साइड के सब्जेक्ट हैं, यानी वन पेपर की जो भी प्रिपरेशन करता है उसके जो मेन सब्जेक्ट है वो तीन मेन सब्जेक्ट हैं। एक है इंग्लिश, दूसरा है पाकिस्तान स्टडीज, तीसरा जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ये जो तीन सब्जेक्ट्स हैं ये कोर सब्जेक्ट हैं वन पेपर प्रिपरेशन के लिए। अब हमारे दो वाले जो सब्जेक्ट हैं, इस्लामियात और ज्योग्राफी, ये साइड के सब्जेक्ट है, ये हो गए हैं कंप्लीट। इस्लामियात आपका बहुत अच्छे तरीके से हो गया, ज्योग्राफी भी हमने वो सारी चीजें कवर की जहाँ से एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और इंशाल्लाह कल को हमारा इंग्लिश का जो ये सेशन है, वो ये जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होने लगा है। अब पहले तो मैं पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स सब्जेक्ट आपको कवर करवा रहा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमारी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो काइंडली आप उसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप इंग्लिश का सब्जेक्ट शुरू कर दें। मैंने कहा ऑल राइट, इट्स ओके, ठीक है, मैं इंग्लिश का सब्जेक्ट आपको बढ़ा लेता हूँ। अब इंग्लिश, पहले खाली इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारे पास इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन था, जो कि वन पेपर में पूछा जाता है। अब वन पेपर में आपसे एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन किए जाते हैं, सिनोनियम एंटोनियम के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें प्रीपोजिशंस पूछे जाते हैं, और नरेशन के क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं। और मैंने इसमें कुछ अब इंग्लिश के सिलेबस में कुछ और एक्स्ट्रा चीजें डाल दी हैं। अब इसमें मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग सिखाऊंगा, इंग्लिश ऐसे को किस तरीके से लिखा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके डिफरेंट डायमेंशंस में एक टॉपिक को कैसे लेके जाया जा सकता है वो हम थोड़ा कवर करेंगे। यानी बहुत ही फ्रूटफुल से ये सेशन होने वाला है आपका इंग्लिश का। अच्छा, तो इंग्लिश के बाद हम इंशाल्लाह पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर शुरू करेंगे, उसके बाद हमारा जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सब्जेक्ट शुरू होगा, और फिर ये सेशन खत्म हो जाएगा। अब इंग्लिश, क्योंकि मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हैं, तो ये आपका एक मंथ खा जाएगा, क्योंकि 15 दिनों में आपका इंग्लिश ग्रामर पूरा होगा पोर्शन, और बाकी के 15 दिन जो हैं वो ऐसे और पैराग्राफ राइटिंग में, जिसमें आपका थ्योरेटिकल काम कम होगा और जो प्रैक्टिकल काम है वो ज्यादा होगा। मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, आपने पैराग्राफ लिखने हैं, ठीक है। उस तरीके से वो सारी की सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है। ये कुछ चीजें थी जो मैंने डिस्कस करनी थी। अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अब देखें, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। मैं, क्योंकि हमने इस्लामियात हिस्ट्री कवर कर ली है, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा आगे भी इस्लामिक कंट्री, सॉरी, इस्लामिक हिस्ट्री में क्या कौन कौन से इवेंट्स आए थे, किन की हुकूमत आई थी, बाद में क्या हुआ था इमाम हसन और हुसैन के बाद, या खिलाफत राशिदीन जो थी, उसके बाद कौन सी खिलाफत शुरू हुई थी। ये सारी की सारी चीजें इस लेक्चर में कवर होंगी। अब तो पढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं, हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को। देखें, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद पहला खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक बना। उसके बाद हमारी जो रियासत मदीना से शुरू होने वाली ये जो खिलाफत है, ये यहाँ से शुरू हुई, पूरी अफ्रीका, और मिडिल ईस्ट और एशिया और यूरोप तक फैल गई। अब ये जो मैप है, देखिए ये ज्योग्राफी है। अब ज्योग्राफी देखें किस किस तरीके से हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। ये जो मैप है, ये मैप है खुलफाए राशिदीन के दौर का। यानी हजरत अबूबकर से लेके हजरत अली के दौर तक जो जो हमने रीजन फतेह किए, ये उनका मैप है। देखें, ये है पर्शिया, पर्शियन एम्पायर का, हमने यहाँ से उनसे लेके ये पूरा का पूरा, इसमें आधा थोड़ा सा अफगानिस्तान आ जाता है, और कुछ एरियाज बाकी आ जाते हैं, और ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, और ये अफ्रीका के कुछ हिस्से, और ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे यहाँ पे स्पेन है, ठीक है। तो ये वाला यूरोप में पड़ता है, यूरोप को भी हमने फतह किया था, ठीक है। ये है खुलफाए राशिदीन के दौर का मैप, ठीक है। तो उस दौर में,
यानी जब हजरत जहां जब तक हजरत अली थे तो ये वाला हमारी हमारी जो इस्लामिक एम्पायर थी वो यहां तक थी। अब अब इनकी जो दौर है मैंने आपको यहां तक पढ़ाया है, राशिदीन कैलिफेट तक पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है, खिलाफत राशिदीन तक मैंने आपको पढ़ाया है, जो कि 632 जब हजरत अबू बकर पहले खलीफा बनते हैं, उसके बाद जब हजरत अली इस दुनिया से चले जाते हैं 661 तक, ये उस वक्त का दौर है, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा दौर शुरू होता है? अब इसके हजरत अली के जाने के बाद हजरत इमाम जो हुसैन और हसन होते हैं, उनके दौर में क्या होता है आपको पता होगा कि उमैयाद की जो खिलाफत है वो किस तरीके से हजरत इमाम हसन को शहीद करती है, और हजरत इमाम हुसैन को भी एक औरत से जहर खिलवा के उनको भी शहीद किया जाता है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, किस तरीके से उनके साथ एग्रीमेंट किया जाता है कि मेरे यानी मुआविया के मरने के बाद हुकूमत आप संभाल लीजिएगा, फिलहाल हम आपको मक्का का, नॉट मक्का बल्कि मदीना का फिलहाल आपको हम रूलर बना देते हैं। उमैयाद ने ये कहा था हजरत इमाम हसन और हुसैन से, और बाकी भी कुछ एग्रीमेंट्स किए थे, क्योंकि जंग हो रही थी ना, एक और जंग हो रही थी अब इनके दरमियान, तो मुआविया ने कहा था जंग को छोड़े, मेरे चले जाने के बाद आप रूल कर लीजिएगा। लेकिन बाद में क्या होता है कि मुआविया जो है जब मरने लगता है, यानी वो अपने आखिरी दिनों में होता है, तो इसका जो बेटा होता है यजीद, वो आगे आ जाता है, वो कहता है कि नहीं, अब मुआविया के जाने के बाद मैं बनूंगा, आप कौन है, आप आपको कोई। तो फिर इसके बाद जो सीन होते हैं वो फिर हजरत इमाम हुसैन किस तरीके से वो इसकी बैयत नहीं करते यजीद की, और फिर ये जो सारा सीन होता है, किस तरीके से यजीद शहीद करवाता है इमामों को और सारे मतलब खानदान को, अहले बैत को, ठीक है। अब ये सारा जो सीन था ये हो गया। मुआविया का जो खिलाफत था, उमैयाद खिलाफत इसको कहा जाता है, ये 661 से शुरू हुआ 750 तक, ठीक है, चला, यानी यजीद का दौर भी इसी में आ गया। अब उसके बाद इनको किसने गिराया? इनको गिराया अब्बासियों ने। अब्बासिद जो कैलिफेट है वो 750 से शुरू हुई थी 1258 तक, एडी तक। अब देखें, ये मैं आपको एक टाइमलाइन बता रहा हूँ, कहाँ से हमने शुरू किया था। हमने शुरू किया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, फिर हजरत मोहम्मद से शुरू किया, हजरत अली तक, फिर उसके बाद मुआविया का जो सिंह। अब यहाँ पे जो केस स्टडी है वो आपको ये करनी है कि हजरत इमाम हसन और हुसैन वाले जो वाकयात हैं वो आपको पढ़ने हैं। मैंने आपको रिकमेंड की थी एक किताब, दी हुसैन, हुसैन दी सागा ऑफ होप, जो जलाल साहब की लिखी हुई है, वो आप पढ़ लें, उनमें आपको सारा का सारा किस्सा जो वाकया था करबला का वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद उमैया की खिलाफत, उसके बाद अब्बासियों की खिलाफत आती है। इन्होंने क्या किया, उमैयाद को ओवरथ्रो कर दिया और बगदाद को अपना कैपिटल बना दिया। अब इस वाले दौर को जो कहते हैं, इस वाले दौर को इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है। अब इस्लामिक गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दौर में मुसलमान उरूज पर थे, इस दौर में बहुत सी एडवांसमेंट्स आई, इस दौर में हमने बहुत सी डेवलपमेंट्स की, साइंटिफिक डेवलपमेंट, मेडिकल डेवलपमेंट, आर्ट्स में हमने महारत हासिल की, मैथमेटिक्स हो, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में हमने तरक्की हासिल की, यानी मुसलमानों ने बेसिकली तरक्की हासिल की। क्या होता है कि आपने बहुत से ऐसे नाम सुने होंगे, जैसे इब्ने बतूता हो गया, उसके अलावा अल ख्वारिज़मी हो गया, इब्ने सीना हो गया, ये देखें कितने बड़े बड़े नाम है, ये सारे के सारे इस दौर के नाम हैं। अब इस दौर को इसी वजह से इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है। अब ये यहाँ पे क्या होता है, एक वाकया होता है 1200 एंड आई गेस 58 में, जब बगदाद पे हमला होता है। मंगोल्स तो आपने सुना होगा, यही वो मंगोल्स जो आपने अर्तुगरुल ड्रामे में जिसका अक्सर जिक्र सुना होगा, अर्तुगरुल ड्रामा या क्यूलेस उस्मान जो ड्रामा है। तो मंगोल एम्पायर भी था उस वक्त, बड़े ये खूंखार लोग होते थे, ये जहां भी जाते थे तबाही मचा देते थे, स्लॉटर करते थे लोगों को, कत्लेआम करते थे लोगों का। ये बड़े खतरनाक लोग हुआ करते थे। चंगेज खान जिसने ये एम्पायर क्रिएट किया था, एस्टेब्लिश किया था, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि बगदाद पे अटैक किया था। अब बगदाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खूबसूरत शहर था उस वक्त। अब्बासियों
अब्बासी खिलाफत का कैपिटल जो है बगदाद, दुनिया का दूसरा नंबर। पहला नंबर कॉन्स्टेंटिनोपल को कहा जाता है, जो कि यहूदियों यहूदियों को नहीं, बल्कि इनका ईसाइयों का ईसाइयों का मुकद्दस जो शहर है, वो पहले नंबर पे था खूबसूरती में, और दूसरा सबसे बड़ा बगदाद था। बगदाद में दुनिया के बहुत बड़े आर्टिस्ट, दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के बहुत बड़े मेडिकल स्कॉलर्स, यानी हर तरह का विजडम वहां पे था। हर तरह का वहां पे एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, जहाँ पे इस्लामिक जो हिस्ट्री है उसके किताबें, हर मतलब जो एडवांसमेंट इस्लाम लेके आया, वो उन सारी की सारी किताबें इस हाउस ऑफ विजडम की लाइब्रेरी में पड़ी होती थी। यानी दुनिया की हर जो चीज है वो इस लाइब्रेरी में हुआ करती थी। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा आपको, नोट करिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मंगोल्स जब बगदाद पे अटैक करते हैं तो पूरे बगदाद को तहस नहस कर देते हैं, हर चीज जला देते हैं। ये लाइब्रेरी उनके हाथ चढ़ती है, हाउस ऑफ विजडम। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी लाइब्रेरी को वो आग लगा देते हैं। जो किताबें होती हैं वो तिग्रिस रिवर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन प्रोनाउंसिएशन, तो तिग्रिस रिवर में वो किताबें फेंक देते हैं। और कहा जाता है कि वो पूरा का पूरा जो रिवर था वो ब्लैक इंक से भर जाता है, और उसका जो पूरा का पूरा कलर है वो ब्लैक हो जाता है कई दिनों तक। ये हिस्टोरियंस लिखते हैं। तो हमारी जो इस्लामिक ये जो गोल्डन एज थी, इस दौर के बाद जो है मुसलमान नीचे गिर गए। अब इस दौर में एक हिस्ट्री, इंग्लिश हिस्ट्री भी है, जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को पता होगी, उन्होंने जो पढ़ी होगी। इस जहां पे हम जैसे मुसलमान इस दौर में, यानी 750 से लेके 1258 इसके करीब, और इससे पहले भी मुसलमान इतने बाशऊर हुआ करते थे। मुसलमानों को लिखना आता था, पढ़ना आता था, तो ये सारी जो चीजें हैं ये करना आती थी। लेकिन जो अंग्रेज थे वो जाहिल किस्म के लोग हुआ करते थे। वो क्या करते थे, लूट मार किया करते थे ना। वहां पे वुमेन राइट्स होते थे या ह्यूमन राइट्स होते थे, कुछ भी नहीं होता था। वहां पे एक सिस्टम ही नहीं होता था। हमारे यहाँ पे सिस्टम्स चलते थे, यहाँ पे खिलाफत थी, वहां पे ऐसा कोई निजाम ही नहीं था। वो जंगलियों की तरह रहते थे। तो क्या होता है कि, तो ये हिस्ट्री एक अलग है, इंग्लिश हिस्ट्री जिसको कहा जाता है, हमने वो पढ़ी है। मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहले इस्लामिक हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो गोल्डन एज थी, इसके बाद मुसलमानों का जवाल आया। क्यों? क्योंकि जो अच्छा, जितने भी साइंटिस्ट थे उनको मार दिया मंगोलों ने, जितने भी विजनरी लोग थे वहां पे सबका कत्लेआम कर दिया। कहा जाता है कि हलाकू खान ने वहां पे आ, खोपड़ियों का मीनार बनाया था, ये भी कहा जाता है। तो इतनी ज्यादा मुसलमानों की जो स्लॉटरनेस है वो वहां पे हुई थी अब्बासी खिलाफत के दौरान, यानी बगदाद में जो कैपिटल था। उसके बाद से मुसलमानों का जवाल शुरू हुआ। उसके बाद ममलुक जो सल्तनत है वो शुरू हुई। उसके बाद ओटोमन एम्पायर। जब ओटोमन एम्पायर शुरू हुआ तो कुछ थोड़ा सा मुसलमानों को लगा कि हाँ शायद हम अब फिर से उभर सकते हैं, क्योंकि ये जो दौर था, इस दौर में भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। प्रिंटिंग मशीन जो है, प्रिंटिंग प्रेस वाली, वो भी इसी दौर में आई। जाहिर सी बात है, ये तो इंग्लैंड से आई थी, लेकिन आई थी इस दौर में। अब क्या होता है यहाँ पे, ओटोमन एम्पायर में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ऑटोमन एम्पायर, अगर आपने नाम सुना होगा क्यूलेस उस्मान का, इर्तुगुल का ड्रामा जो बड़ा मशहूर था, 2020 में शुरू हुआ था। मैंने भी उसकी पूरी सीजन देखी है, पहले इर्तुगुल की, उसके बाद क्यूलेस उस्मान की। पांच पांच सीजन हैं उसमें, बहुत ज़्यादा एपिसोड है। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप लाजमी देखें, क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है, हमारी मुस्लिम हिस्ट्री का पार्ट है। अब ये कब से शुरू होता है? 1517 से शुरू होता है 1924 तक, जब तक सेकंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं लगती। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये जो आखिरी मुसलमानों की एम्पायर होती है, ये भी चली जाती है, और खिलाफत का जो हमारा दौर है ये यहाँ पे आके एंड हो जाता है। उसके बाद कंट्रीज बनती हैं, मुल्क बनते हैं। कुछ मुस्लिम मुल्क बनते हैं, कुछ तो इस तरीके से कंट्रीज बनती हैं। अच्छा, वर्ल्ड वार के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये 1914 को शुरू हुई थी, 1918, यानी 4 साल तक ये वर्ल्ड वार, जंग अजीम, पहली जंग अजीम चली। इसमें दो ग्रुप्स थे, एक थे सेंट्रल पावर, एक थे अलाइज ग्रुप। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर था। ये सारे जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और ओटोमन एम्पायर, ये एम्पायर्स थे उस दौर में, कंट्रीज नहीं होती थी। उसके बाद फ्रेंच एम्पायर, ग्रेट ब्रिटेन, रशियन एम्पायर, इटालियन एम्पायर, जापानीज एम्पायर, ये सारे के सारे जो थे एलाइज ग्रुप में थे।
इन दोनों के दरमियान जंग होती है। अब ये शुरू कैसे होती है? ये शुरू होती है ऑस्ट्रिया हंगरी जब सेर्बिया के एक इलाके पे जो कि आई गेस रशिया का होता है आई गेस, उस पे अटैक कर देती है। और फिर यहाँ से जो है जंग शुरू हो जाती है, पहली जंग अजीम। इसमें अमेरिका ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था, अमेरिका बहुत दूर था एक तो, और दूसरी बात यह कि अमेरिका में ये था कि अमेरिका ने पार्टिसिपेट तो नहीं किया था, लेकिन इनडायरेक्टली वे में वो कुछ पैसे हथियार वो सारी चीजें जो हैं वो इस ग्रेट ब्रिटेन यानी एलाइज ग्रुप को देता था। अच्छा, यहाँ पे क्या सीन होता है कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो बहुत से जो इलाके हैं, जब वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो बहुत से ऑटोमन एम्पायर के जो इलाके होते हैं उन पे कब्जा किया जाता है एलाइज ग्रुप के जानिब से। अब वो कौन कौन से इलाके थे ये देखें अब जरा। ये है रशियन एम्पायर बिफोर द वर्ल्ड वॉर वन, और ये नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क, ये जर्मन एम्पायर, ये फ्रेंच एम्पायर, ये ऑस्ट्रिया हंगरी, और उसके बाद ये ओटोमन एम्पायर। ये ओटोमन एम्पायर पूरा ये यहाँ तक होता है, यानी इसमें अफ्रीका के भी कुछ इलाके आ जाते हैं। अब जब जंग शुरू होती है तो ऑटोमन एम्पायर जो है वो यहाँ पे शिकस्त खा जाता है, और फिर ये जो छोटा सा तुर्की है ये जाके बचता है। अब ये जो तुर्की है इसमें भी क्या सीन होता है कि ये वाले ऑटोमन एम्पायर यहाँ तक बचता है, ये जो ये पूरा तुर्की है, ठीक है। अब ऑटोमन एम्पायर ये यहाँ तक बचता है। अब क्या होता है, ये वाले जो पार्ट्स हैं फ्रेंच, क्योंकि ये पावर्स मिली हुई थी तो इन्होंने कहा कि हम आपस में बांटेंगे, जो ओटोमन एम्पायर को हमने तोड़ा है उसके हिस्से हम आपस में बांटेंगे। फलस्तीन का जो हिस्सा आया वो ब्रिटेन ब्रिटेन के ब्रिटिश के हिस्से में आया, और ये सीरिया का हिस्सा फ्रेंच के हिस्से में आया। अब ये जो हिस्से हैं ना, यहाँ पे जहाँ पे अरब कंट्रीज रहा करती थी, यानी इजिप्ट हो गया, लिबिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, उसके अलावा इराक सीरिया ईरान, यहाँ पे कौन रहते थे? यहाँ पे अरब कंट्रीज अरब लोग रहते थे, जो कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा अंदर ही अंदर तुर्कों के खिलाफ उनके लिए होता था कि तुर्क हम पे क्यों हुक्मरानी करे। इसी वजह से इन्होंने अंदर, क्योंकि बगावतें अंदर से पहले शुरू हुई थी तभी ओटोमन एम्पायर टूट गया, वरना तो ओटोमन एम्पायर उस वक्त बड़ा पावरफुल एम्पायर था। तो क्या होता है कि अंदर ही अंदर से बगावतें शुरू हुई, किसी ने सीरिया से बगावत की, किसी ने इराक से की। उन्होंने कहा कि हम तुर्की के साथ नहीं रहेंगे, ओटोमन एम्पायर के साथ नहीं रहेंगे, और वो अंग्रेजों के साथ मिलके और खुद आज़ादी ले ली। लेकिन अंग्रेज भी इतने हरामी कि इनको कहाँ आज़ादी देते। इनको पहले कहा तो सही कि हम आपको एक इंडिपेंडेंट रियासत करार दे देंगे, लेकिन बाद में वो मुकर गए। देखो यूएई से भी 1962 आई थिंक 65 में निकला है, और उसके अलावा फ़लस्तीन में भी बहुत लेट से निकला है। अच्छा, फ़लस्तीन ब्रिटेन के हिस्से में आया, मैंने आपको बताया। इसके साथ भी बहुत सीन होता है, वो जो फ़लस्तीन और सीरिया का, सॉरी, फ़लस्तीन और यहूदियों का जो सीन शुरू होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वर्ल्ड वार टू में जब जेनोसाइड होता है, इनका कत्लेआम होता है यहूदियों का, हिटलर करता है, और फिर किस तरीके से फ़लस्तीन में वो भाग के आते हैं, पनाह लेते हैं, और ब्रिटेन किस तरीके से फ़लस्तीन को तोड़ के यहाँ से निकलता है 1949 में फ़लस्तीन से। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कभी दूसरी वीडियो में। यहाँ पे मैं ना, मेरा मतलब ये था कि देखें हिस्ट्री और ज्योग्राफी कितनी ज्यादा कनेक्टेड है। किसी दौर में कुछ पार्ट ज्योग्राफी, कुछ ज्योग्राफिकल जो चीजें हैं वो एक कंट्री के पास होती थी, किसी दौर में वही दूसरे के पास आ जाती थी। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे ओटोमन एम्पायर ये इतना सा बचा था। अब क्या हुआ कि ये जितनी भी एलाइज ग्रुप के कंट्रीज थे, इन्होंने एम्पायर्स थे, इन्होंने मिलके यहाँ के एक रूलर को कहा कि देखें आप खिलाफत खत्म कर दें, हम आपको ये जो हिस्सा है, अब देखो एनातोलिया, ये कितना मतलब इम्पोर्टेंट एरिया है। यहाँ पे फ्रेंच फ्रेंच ने कहा ये एनातोलिया का हिस्सा मुझे चाहिए, तो ये हिस्सा ब्रिटिश ने रख लिया, ये फ्रांस ने रख लिया, ये ब्रिटिश ने रख लिया। तो ये सारे के सारे जो हिस्से हैं, इन 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 एलाइज ग्रुप ने कहा ओटोमन एम्पायर के जो मैं नाम भूल गया हूँ उस इंसान का, वो बेसिकली यहाँ पे जैसे आर्मी चीफ होता है, वो वैसे ही वहाँ पे आर्मी का हेड कह लें या कुछ ऐसा कह लें, एग्जैक्ट नाम मुझे भी नहीं पता। अतातुर्क, हाँ अतातुर्क कहा जाता है। उसने क्या किया, उसने जो आखिरी हमारा खलीफा था अब्दुल हमीद,
उसको कहा कि देखें आप यहाँ से उतर जाएं, हम आपको जलावतन कर देंगे, अदरवाइज ये पूरा का पूरा जो ये वाला हिस्सा भी है ये भी हम गवा देंगे। तो वो कह रहा था नहीं मैं मर जाऊंगा लेकिन खिलाफत नहीं छोड़ूंगा, ये आलम इस्लाम का दिया हुआ टाइटल है और मैं खिलाफत को ख़त्म नहीं करूंगा। लेकिन ये वाले जो कंट्रीज थे एलाइज ग्रुप वो कह रहे थे खिलाफत को ख़त्म किया जाए तभी हम ये वाले हिस्से आपको दे देंगे, अदरवाइज हम इस पे भी कब्जा करके और आप सबको हलाक कर देंगे। लेकिन क्या हुआ कि अब्दुल हमीद नहीं मान रहा था और जो अतातुर्क था उसने फौरी तौर पे पूरे जैसे यहाँ पे अक्सर करके मार्शल लॉज लगती हैं, वैसे ही यहाँ पे भी उन्होंने एक किस्म की मार्शल लॉ हम कह लें या जबरी इनको खिलाफत से उतारा और अब्दुल हमीद को, और मुल्क बदर कर दिया, इनकी पूरी फैमिली को मुल्क बदर कर दिया। बहरहाल फिर ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये तुर्की को मिलते हैं और अब जो तुर्की है वो कुछ यहाँ तक है, यूं है, ठीक है। अब इतना बड़ा एम्पायर किसी दौर में जो तीन बड़े आजमों पे मुश्तमिल था, ऑटोमन एम्पायर, उसका क्या हाल हो गया। और इस्लामिक रियासत, इस्लामिक एम्पायर का देखो क्या किस तरीके से जवाल आया। इसके बाद कंट्रीज बनी, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, ये सारे मुल्क बने। उसके बाद कोई एम्पायर सॉरी कोई खिलाफत का निज़ाम नहीं हुआ। तो ये थोड़ी मुझे आपको हिस्ट्री बतानी थी। इंग्लिश हिस्ट्री में कभी एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस्लामिक हिस्ट्री को फिर से थोड़ा रिवाइज करूंगा और उसके डिटेल में बताऊंगा आपको, और इंग्लिश हिस्ट्री भी कंपेयर करेंगे पूरी कि किस तरीके से। अब ये जो हिस्ट्री है इंग्लिश हिस्ट्री वो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को पता होगी। तो अंग्रेजों ने भी हमारे ही किताबों से सारी चीजें सीख के और सुधर गए, लेकिन हमारा जो जवाल आया अब्बासी की खिलाफत के बाद, यानी बगदाद को मंगोलों ने जब तबाह किया, हमारी जो इतनी सारी जो एडवांसमेंट्स थी, जो इतने ज़्यादा मटेरियल था रिटन, वो सारा का सारा इन्होंने कहा जाता है कि 90% जो हाउस ऑफ विजडम में जो हमारा जो रिटन मटेरियल था वो सारा का सारा इन्होंने खराब कर दिया, डिमोलिश कर दिया, बहा दिया। 10% जो था वो बचा, इसकी वजह से ही थोड़ा बहुत आज मुसलमान है, लेकिन उसके बाद से बस जवाल ही जवाल देखने को मिला हमारा। इंशाल्लाह अब कल के लेक्चर में मिलेंगे, इंग्लिश के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।